6 Steps to Startup Success: How to Turn Your Entrepreneurial Passion into a Thriving Business. Book by John Bradbury. Introduction. क्या आपने कभी ओवरनाइट सक्सेस यानी रातों रात मिलने वाली कामयाबी के बारे में सुना है? क्या आपको भी कोई ब्रिलियंट आइडिया चाहिए और क्या आप अपने पैशन को एक सक्सेसफुल बिजनेस में बदलना चाहते हैं? क्योंकि आजकल इस बात की काफ़ी एडवर्टाइजिंग की जा रही है कि अगर अपने पैशन को फॉलो करोगे तो काफ़ी सक्सेसफुल रहोगे। कई नए एंटरप्रेन्योर को ऐसा लगता है कि किसी नए फाउंडर के पास कोई बेमिसाल आइडिया होना ज़रूरी है। कई बार आपका पैशन आपके बहुत काम आता है। ये आपको रिस्क लेने, क्रिएटिव बनने और पॉजिटिव बने रहने के लिए मोटिवेट करता है। हालांकि अपने इमोशंस को फॉलो करना नुकसानदायक भी हो सकता है। इस समरी में आप जानेंगे कि पैशन के जाल से कैसा बचा जा सकता है। आप सीखेंगे कि कैसे हम अपने नए स्टार्टअप के लिए खुद को रेडी कर सकते हैं ताकि लॉन्ग रन में सक्सेस अचीव कर सके। ये समरी आपको खाली सपने नहीं दिखाएगी बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताएगी जो सच्ची कहानियों और फाउंडर के पर्सनल एक्सपीरियंस हैं। अगर आप भी ओवरनाइट सक्सेस की स्टोरीज सुनकर थक चुके हैं और अपना खुद का बिजनेस करने का सही तरीका जानना चाहते हैं तो ये समरी आपके लिए ही है। ट्रू बिलीवर्स, व्हाई फाउंडर्स फॉल इन लव विद देयर आइडियाज। पहले तो ये सवाल उठता है कि लोग खुद का बिजनेस क्यों खोलना चाहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम अपने स्टार्टअप से ही आती है और कुछ लोगों को लगता है कि उनका आइडिया लोगों की जिंदगी बदल सकता है। हर किसी का सपना होता है कि वो एक आज़ाद जीवन जीना चाहता है ताकि वो पैसे कमाने के साथ साथ अपनी लाइफ भी एंजॉय कर सके, अपनी मर्जी से जब मन करे घूम सके, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त गुजार सके और उनके पास अपने सारे शौक पूरे करने का टाइम हो। यही वो कारण है जो लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मोटिवेट करता है। ये एक पॉजिटिव ताकत है जो उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है और इस पावर का नाम है पैशन। आपके अंदर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने की पावर है या नहीं, ये आपके पैदा होते ही डिसाइड हो जाता है। हम बड़े होने पर कितने ताकतवर होंगे या कमज़ोर होंगे ये भी हमारे बचपन से ही पता चल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए डैन ब्रिकलिन का मानना था कि उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था कि वो एक एंटरप्रेन्योर ही बनेंगे। जब वो छोटे थे तो उनके पिता खुद का बिजनेस चलाया करते थे। उनके पेरेंट्स डिनर टेबल पर हमेशा बिजनेस की बातें डिस्कस किया करते थे। डैन अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते थे कि किस तरह उनके पेरेंट्स अपने फैमिली बिजनेस को पूरा टाइम और एनर्जी डेडिकेट करते थे। डैन भी जल्द ही समझ गए कि एक बिजनेसमैन बनकर वो जिम्मेदारियों के साथ साथ आज़ादी भी एंजॉय कर सकते हैं। जेसी फॉल्कनर एक ऐसे शख्स है जिन्होंने 1996 में दुनिया को ही बदलकर रख दिया था। उन्होंने अपने आइडिया को पेपर से उठाकर एक सक्सेसफुल मॉर्गेज कंपनी में बदल दिया था। जेसी याद करते हुए बताते हैं कि बचपन में सारे बच्चे कैसे हर बात पर उनका मुंह ताका करते थे। अब जैसे इस बात को ही ले लो, जब वो 3rd स्टैंडर्ड में थे तो अपनी क्लास में टीम का लीडर वही चूज करते थे। यहाँ तक कि उनके टीचर्स भी ये देखकर हैरान थे कि बाकी बच्चे कैसे जेसी की हर बात मान लेते थे। एक बार तो एक टीचर ने जेसी से पूछ भी लिया कि तुम कैसे सबसे अपनी बात मनवा लेते हो, तुम्हारा सीक्रेट क्या है, पर जेसी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। बड़े होने पर जेसी को पता चला कि उनके अंदर एक टैलेंट है कि वो लोगों को समझ सकते हैं कि उन्हें क्या चीज़ लुभाएगी या पसंद आएगी। अपने इसी टैलेंट के दम पर उन्होंने एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा किया। वो बचपन से ही जिम्मेदार थे, उनकी इसी क्वालिटी ने उन्हें एक ग्रेट लीडर बनना सिखाया था। सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर बिल्कुल यही क्वालिटी होती है। वो जिम्मेदार, कमिटेड होते हैं और अपने बिजनेस को लेकर उनके अंदर जुनून होता है। लेकिन कई बार यही जुनून यानी पैशन भी नेगेटिव हो सकता है। जैसे मान लो अगर एंटरप्रेन्योर अपने आइडिया को लेकर कुछ ज्यादा ही फोकस्ड है तो वो फैक्ट्स पर उतना ध्यान नहीं देगा जो कि उसके बिजनेस के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए पैशन के साथ लॉजिकल माइंड का होना भी बहुत जरूरी है। अगर एक बिजनेस लीडर के इमोशंस उसके हर डिसीजन पर हावी होने लगे तो वो कभी एक कामयाब बिजनेसमैन नहीं बन पाएगा। एक सक्सेसफुल बिजनेस उन फैक्ट्स पर बेस्ड होना चाहिए जो मार्केट और कस्टमर रिसर्च से कलेक्ट किए गए हो। ऐसे लोग सिर्फ पैशन के दम पर बिजनेस खोल तो लेते हैं पर कुछ ही टाइम में उनका स्टार्टअप फेल हो जाता है।
The Passion Trap: How Attachment to Your Idea Can Sabotage Your Startup। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने जाना कि किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैशन का होना कितना इम्पोर्टेंट है। साथ ही हमने ये भी समझा कि बिजनेस चलाने के लिए सिर्फ पैशन होना काफी नहीं है, बल्कि कई बार ये खतरनाक भी हो सकता है। जब कोई एंटरप्रेन्योर पैशन ट्रैप में फंस जाता है तो उसके डिसीजन लॉजिकल नहीं होते। पैशन ट्रैप को बिजनेस आइडिया के लिए इंटेंस लव यानी गहरे प्यार की तरह समझ सकते हैं। जब किसी आइडिया पर आपका हद से ज्यादा फोकस चला जाता है तो बाकी डिटेल्स छूट जाती है। यहाँ तक कि आपको कोई रिस्क फैक्टर या साइड इफेक्ट्स भी नजर नहीं आते, क्योंकि आप पर उस आइडिया का जैसे पागलपन छा जाता है। हो सकता है कि इसका सीधा असर आपके बिजनेस पर पड़ रहा हो और आप इस चीज से अनजान हो। पैशनेट होना बेशक आपको मोटिवेशन, पावर और उम्मीद देता है। खुद के बिजनेस की शुरुआत में कई मुश्किलें आती है और आपके स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमोशंस इन मुश्किलों को फेस करने की हिम्मत देते हैं। लेकिन अगर आप लापरवाह हो जाएंगे तो यही पैशन आपको मुसीबत में डाल सकता है। ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपने पैशन को फॉलो करने और अपने इमोशंस को दबाने के बीच स्ट्रगल ना करना पड़े। एक बार आपने अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजी तैयार कर ली तो फिर अपने इमोशंस को खुद पर हावी मत होने दो। हमेशा ऐसे डिसीजन लेने की कोशिश करो जो फैक्ट्स और लॉजिकल थिंकिंग पर बेस्ड हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपनी टीम को वो चीज़ फॉलो करने के लिए मजबूर करोगे जो आपको पसंद है तो आपके बिजनेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस चक्कर में आप अपने स्टार्टअप के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें भूल जाओगे, जैसे बजट कंट्रोल करना, इन्वेस्टर्स ढूंढना और एक कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट बनाना। हो सकता है कि आप ये भी भूल जाओ कि आपके कस्टमर्स की डिमांड क्या है। 2006 में मार्क विलियम्स अपने नए वेंचर में स्ट्रगल कर रहे थे। हालांकि उनका आइडिया कई इन्वेस्टर्स को पसंद आया और प्रोडक्ट बनाने के लिए उन्होंने फंडिंग का इंतजाम भी कर लिया था, फिर भी मार्क स्ट्रगल कर रहे थे। असल में वो एक साथ कई चीजें कर रहे थे और बहुत फास्ट चल रहे थे। वो जरा भी रेस्ट नहीं करते थे। अपने इन्वेस्टर्स और एप्पल रिप्रेजेंटेटिव्स से मिलने के लिए काफी दौड़धूप कर रहे थे। मार्क का शुरुआती आइडिया था एप्पल आईपॉड के लिए प्रोडक्ट क्रिएट करना। वो उन्हें मोडालिटी बोलते थे। इन ऐप्स की हेल्प से मेडिकल स्टूडेंट्स ह्यूमन बॉडी को स्टडी कर सकते थे। मार्क का आइडिया काफी बढ़िया था, लेकिन उनके पास टाइम कम था और मार्क की टीम अभी तक कुछ भी अचीव नहीं कर पाई थी। मार्क अपने आइडिया को जल्द से जल्द हकीकत में उतारना चाहते थे। उनकी टीम दिन रात काम करने की वजह से बेहद थका हुआ और बेजान फील करने लगी थी। मार्क जानते थे कि उन्हें नए मेंबर्स हायर करने पड़ेंगे। उनके पास जो लोग थे वो ज्यादा रिजल्ट अचीव नहीं कर पाए थे। लेकिन मार्क नए लोगों को हायर करने से डर रहे थे, क्योंकि नया स्टाफ रखने का मतलब था ऑलमोस्ट सब कुछ नए सिरे से करना। शुरुआत में मार्क के दिमाग में अपने आइडिया को लेकर बड़ी उथल-पुथल मची रही, पर फिर नए लोग हायर किए और फाइनली उनके बिजनेस ने रफ्तार पकड़ी। टीम को अब प्रोग्रेस साफ नजर आ रही थी और उनके प्रोडक्ट्स भी शेप ले रहे थे। अगर मार्क अपने ईगो को साइड करके अपने बिजनेस की जरूरतों पर फोकस नहीं करते तो शायद उनकी कंपनी कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। पैशन पावरफुल चीज है। ये वो मोटिवेशन है जो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। लेकिन अगर आपको ये लगे कि आपके आइडिया के लिए जो आपके अंदर पैशन है वो आपकी तरक्की के आड़े आ रहा है, तो आपको वहीं रुक जाना चाहिए। अपने बिजनेस को वो दो जो उसकी सक्सेस के लिए जरूरी है। फाउंडर रेडीनेस: हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। ये सच है कि ज्यादातर स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। एक स्टडी से ये बात साबित हुई कि जितने भी नए स्टार्टअप्स शुरू होते हैं उनमें से आधे सिर्फ 5 साल तक ही टिक पाते हैं और सिर्फ 1/3 10 साल तक बिजनेस में टिके रहते हैं। सिर्फ पैसा लगाना काफी नहीं है। हो सकता है कि स्टार्टअप फाउंडर जितना किसी और कंपनी में कमा रहा हो उसका 35% कम उसे अपने बिजनेस से मिल रहा हो। इसके अलावा अपने खुद के बिजनेस में काम करने में ज्यादा वक्त देना पड़ता है और इसमें एफर्ट भी काफी लगता है। इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस और स्किल्स भी होनी चाहिए। खुद के बिजनेस में काफी स्ट्रेस भी होता है। असल में इन प्रॉब्लम्स की मेन वजह है तैयारी की कमी। ज्यादातर स्टार्टअप्स अपने आइडिया को लेकर ऑब्सेस्ड होते हैं, इसलिए वो बिना मार्केट रिसर्च किए अपने पैशन को फॉलो करने का डिसीजन लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनका आइडिया दुनिया में बेस्ट है
और 100% काम करेगा। ज्यादातर स्टार्टअप्स पैशन से ही स्टार्ट होते हैं, हम इस चीज से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। लेकिन हम कस्टमर और मार्केट डिमांड के बारे में अपनी अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। अपने नए आइडिया को तुरंत एग्जीक्यूट करने का लालच छोड़कर आपको वो मेथड अप्लाई करना चाहिए जो इस बुक के ऑथर सजेस्ट करते हैं, और इस मेथड का नाम है अर्न्ड ऑप्टिमिज्म। आप पैशन ट्रैप में ना फंसे, इसके लिए आप इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके गोल्स एकदम क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप स्टार्टअप क्यों खोलना चाहते हो और इसका मकसद क्या है। दूसरी चीज, आपको एक एंटरप्रेन्योरियल पर्सनैलिटी डेवलप करनी होगी। आपको समझना होगा कि आप कौन हो और क्या डिजर्व करते हो। तीसरी चीज, अपनी सारी स्किल्स और एक्सपीरियंस की एक लिस्ट बनाओ। चौथी चीज, अपने रिसोर्सेज और कॉन्टेक्ट्स के साथ नेटवर्क बनाओ। फाइनली, आप पहले जितनी मेहनत करते थे अब उससे डबल मेहनत करने को तैयार रहे। चलिए हम यहाँ जेसी फॉकनर का एग्जाम्पल लेते हैं। जेसी हमदर्द, कैरिस्मैटिक और एक अच्छे कम्युनिकेटर तो थे ही, साथ ही उनके अंदर कई पर्सनल स्किल्स भी थे। कोई भी इंसान जो जेसी को जानता था उनकी ताकत को दूर से ही देख सकता था। अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जेसी कई कंपनियों में काम कर चुके थे। एक बिजनेस कैसे काम करता है ये समझने में उन्हें 10 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। उन्होंने सेल्स की फील्ड में काम किया था और टीम्स को लो से हाई परफॉर्मेंस की तरफ लेकर गए। जो एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया था उसके अलावा जेसी ने कॉन्टेक्ट्स की एक लंबी लिस्ट बनाई थी। वो एक अच्छे स्पीकर थे जो सबको इम्प्रेस कर देते थे। उन्हें पता था कि एक लीडर कैसे बना जाता है और कैसे सेल्स में काम किया जाता है। उन्हें ये भी पता था कि बिजनेस की ग्रोथ और रिजल्ट को कैसे मैनेज किया जाता है। हालांकि आपको ऐसा लगेगा कि जेसी जैसे इंसान खुद का बिजनेस करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन जेसी को जब एक आइडिया आया था तो उन्होंने अपना स्टार्टअप लॉन्च करने से पहले करीब 1.5 साल तक खूब मेहनत की। जेसी मार्केट स्टडी करने, गेम प्लान बनाने और अपनी खुद की टीम बनाने में सारा टाइम लगाया करते थे। उन्होंने इन्वेस्टर्स भी ढूंढ लिए थे जो उनके आइडिया को सपोर्ट करने को तैयार थे। जेसी मानते थे कि सिर्फ इमोशनली तैयार होना काफी नहीं है। हालांकि उन्हें अपने आइडिया पर भरोसा था तो भी वो पूरी मेहनत कर रहे थे। अपना पहला स्टेप उठाने से पहले वो हर बात की तह तक पहुंचना चाहते थे। आपको भी ये समझना होगा कि सिर्फ ग्रेट आइडिया आपको सक्सेस नहीं दिला सकता। अगर आप मार्केट को स्टडी करोगे तो आपको ऐसे कई ग्रेट आइडियाज मिल जाएंगे जो ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। अगर आप खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आपको इस चैप्टर में बताए गए 5 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले है क्लियर गोल, उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स बिल्ड करना, एक्सपीरियंस गेन करना, अपना नेटवर्क यूज करना और कई घंटों तक काम करने के लिए खुद को तैयार रखना। द पुल ऑफ द मार्केट, अटैच टू योर कस्टमर नॉट टू योर आइडिया। फाउंडर्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कस्टमर्स ढूंढकर लाने में जिन्हें आपका आइडिया पसंद आए। कुछ फाउंडर्स अपने ओरिजिनल आइडिया पर ही टिके रहते हैं और उसी हिसाब से मार्केट को भी कन्विंस करना चाहते हैं। बेशक मार्केट कभी नहीं बदलता, लेकिन हाँ, आपका आइडिया जरूर इम्प्रूव हो सकता है। अपने स्टार्टअप में सक्सेस पाने के लिए आपको ये समझना होगा कि आपका आइडिया सिर्फ एक गेस यानी अंदाजा है। जब तक आप इसे ट्राई नहीं करोगे आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपका आइडिया काम करेगा या नहीं। अगर मार्केट को आपका आइडिया पसंद आ गया तो समझ लो आपका बिजनेस चल निकला। अगर नहीं तो आपको एक फ्लेक्सिबल अप्रोच रखनी होगी। खूब मेहनत और खूब सारा पैसा भी आपको सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकता। यहाँ तक कि आपका एक्सपीरियंस और टैलेंट भी काफी नहीं है। किसी भी स्टार्टअप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है सही कस्टमर्स ढूंढना। कुछ प्रोडक्ट्स पूरी तरह से डेवलप ना होने के बावजूद भी इसलिए चल जाते हैं क्योंकि वो सही कस्टमर्स तक पहुंच जाते हैं और इसलिए चल जाते हैं। हाँ, मोटिवेशन के लिए पैशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन मार्केट को समझना और भी ज्यादा जरूरी है। आपको अपने ग्रेट आइडिया से इतना भी ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए कि आप कस्टमर्स की जरूरत को ही भूल जाए। आपको मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच रखनी चाहिए और आप ये सब अचीव कर सकते हैं इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके। पहला स्टेप, अपना सारा फोकस अपने कस्टमर्स पर रखो।
आपको ये नहीं करना है कि पहले प्रोडक्ट क्रिएट करो फिर उसे बेचने की कोशिश करो, बल्कि पहले आपको मार्केट को समझना चाहिए, फिर अपना प्रोडक्ट डेवलप करना चाहिए। दूसरा, आपको अपने कस्टमर्स की ज़रूरत को समझना होगा। आपको खुद से ये सवाल पूछने चाहिए, मेरे कस्टमर्स को क्या चाहिए, उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या प्रॉब्लम है। तीसरा, आपको अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सही मौके का इंतज़ार करना चाहिए। एक बार जब आपको सही कस्टमर्स और एक ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जो आपको लगता है कि उनके काम आएगा, तो अब आपको बिजनेस लॉन्च करने के लिए सही समय का इंतज़ार करना होगा। 2001 में कामेन और इन्वेस्टर्स के एक ग्रुप ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसने इतिहास रच दिया था। उन्होंने सेगवे पर्सनल ट्रांसपोर्टर बनाए। उन्हें यकीन था कि उनका ये नया डिवाइस दुनिया को बदलकर रख देगा। सेगवे असल में कार को रिप्लेस करने के मकसद से बनाई गई थी। कामेन को उम्मीद थी कि लोग ड्राइव करना और वॉक करना छोड़ देंगे और सेगवे पर्सनल ट्रांसपोर्टर यूज़ करना शुरू कर देंगे। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने $100 मिलियन से भी ज़्यादा पैसा प्रोडक्शन में खर्च कर दिया। कामेन ने अपने नए डिवाइस को टेस्ट भी किया और उनके नए फैंस को ये प्रोडक्ट काफ़ी पसंद भी आया। कंपनी को हर महीने 14,000 यूनिट सेल की उम्मीद थी। उन्हें लगा कि अब पूरी दुनिया सेगवे पर्सनल ट्रांसपोर्टर्स से भर जाएगी और लोग इसके दीवाने हो जाएंगे और इससे ट्रैफिक जाम, पोल्यूशन और पार्किंग लॉट जैसी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। लेकिन एक बार प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद दोबारा लोगों ने इसका नाम तक नहीं सुना। सिर्फ कुछ गिने-चुने सेलिब्रिटीज और अमीर लोगों ने ही ये प्रोडक्ट खरीदा था। आम लोगों को कभी लगा ही नहीं कि सेगवे कार से बेटर हो सकता है। लोग इस नए डिवाइस को एक मामूली साइकिल की तरह समझ रहे थे जो कि अपनी वर्थ से कुछ ज्यादा ही महंगा था। अब क्योंकि कामेन ने मार्केट को स्टडी किए बिना ही अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया था, इसलिए उनका स्टार्टअप औंधे मुंह गिर पड़ा। वो लोग सिर्फ 25,000 यूनिट ही बेच पाए और वो भी सिर्फ पुलिस ऑफिसर और सिक्योरिटी के लोगों को। सेगवे के इन पर्सनल ट्रांसपोर्टर्स को कुछ स्टेज परफॉर्मर्स ही यूज करते थे। आम लोग कभी समझ ही नहीं पाए कि ये न्यू प्रोडक्ट आखिर किस काम आता है। तो ये स्टोरी साबित करती है कि किसी भी नए स्टार्टअप के लिए अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले अपने कस्टमर्स की ज़रूरत को समझना कितना ज़रूरी है। योर मैथ स्टोरी, चार्टिंग अ पाथ टू ब्रेक इवन एंड बियॉन्ड। किसी स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने का एक ही सीक्रेट है कि आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो हाथों हाथ बिक जाए। आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो सिंपल होने के साथ साथ कस्टमर्स को भी समझ में आ सके, और इस गोल को अचीव करने के लिए आपको रियलिस्टिक बनना पड़ेगा। आपको सोचना होगा कि कैसे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स अचीव किए जाए और फ्यूचर के लिए वैल्यू क्रिएट की जाए। इससे आप अपने टास्क को प्रायोरिटी दे पाएंगे और एस्टीमेट कर पाएंगे कि आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। आपको हमेशा बैलेंस बनाकर चलना होगा, यानी पैशन के साथ साथ लॉजिक से भी काम लेना है। शुरुआत अगर आप बिजनेस प्लान लिखने से करेंगे तो बेटर होगा। बिजनेस प्लान आपको एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करने में हेल्प करेगा जो आपके कस्टमर्स की डिमांड बन सके। जहां मैथ्स आ जाता है वहां बात अलग हो जाती है। ये आपके आइडिया की वो स्टोरी है जो नंबर्स में बताई जाती है। इसे आप कुछ ऐसे समझिए जैसे कोई 2 साइड वाली पजल सोल्व करते हैं। पहले साइड में आपका आइडिया है जो सिर्फ एक गेस है कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं। दूसरे साइड में फाइनेंशियल मैटर्स है जैसे कॉस्ट और बजट। खुद का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जेसी फॉल्कनर ने 1 साल से भी ज्यादा वक्त तक प्लानिंग की थी। उन्होंने इतनी मेहनत करके एक ऐसा परफेक्ट बिजनेस प्लान बनाया जो एकदम क्लियर और कस्टमर ओरिएंटेड था। फॉल्कनर ने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी मैथ स्टोरी को एडिट करने में 1 साल लगा दिया था। वो अपने एफर्ट्स की तुलना उस ड्रेस रिहर्सल से कर रहे थे जो शादी से पहले की जाती है। कई महीनों की तैयारियों के बाद जेसी एक मैथ स्टोरी और ऐसा बिजनेस प्लान लिखने में सक्सेसफुल रहे थे जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके। जेसी अपने बिजनेस प्लान को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट थे। हर किसी को उन पर यकीन था क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस प्लान में फैक्ट्स ऐड किए थे। हर किसी को उनका आइडिया काफी सक्सेसफुल लग रहा था। अपनी मैथ स्टोरी में मास्टर बनने के बाद ही जेसी समझ पाए कि कैसे अपना फोकस बनाए रखना चाहिए। उनके सारे डिसीजन उनकी मैथ स्टोरी पर डिपेंडेंट थे, यहाँ तक कि जो टीम मेंबर्स और इन्वेस्टर उन्होंने चूज किए थे वो भी। अगर आपके पास भी कोई ग्रेट आइडिया है जिसे आप बेचना चाहते हैं
तो आपको इसे फैक्ट्स और नंबर्स के साथ एक्सप्लेन करना चाहिए। किसी को खाली सपना बेचने की कोशिश मत करो, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट के मामले में रिस्क नहीं लेना चाहता। अपने आइडिया को स्टडी करें और तब तक प्लानिंग करते रहे जब तक कि आप अपनी मैथ स्टोरी के एक्सपर्ट ना बन जाए। अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए जो चीज़ आपको चाहिए वो है पैशन और लॉजिक का कॉम्बिनेशन। स्टार्टअप एजिलिटी, एग्जीक्यूटिंग विद फोकस्ड फ्लेक्सिबिलिटी। ज्यादातर एंटरप्रेन्योर अपना प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए सिर्फ एक स्ट्रेटेजी पर फोकस करते हैं, लेकिन कई बार मार्केट अनफेवरेबल हो सकता है। ऐसे में जब रियलिटी का सामना करना पड़ता है तो ये नए एंटरप्रेन्योर उस स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। अगर आप भी एक नए एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको भी इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि अपने सारे रिसोर्सेज सिर्फ एक गोल पर फोकस मत करो। मार्केट में सक्सेस पाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप पूरी प्लानिंग के साथ चले पर फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश भी बाकी रखें। मार्केट में रोज़ नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है और ये बदलाव मार्केट को काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल बना देता है। आपके कस्टमर्स की जो आज डिमांड है कल वो बदल भी सकती है, इसलिए आपको हर हाल में बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। मार्क विलियम्स ऐसे एंटरप्रेन्योर में से एक है जिसने मार्केट में काफ़ी बड़े बड़े बदलावों का सामना किया है। मार्क ने एक बेहद डिवोटेड और एनर्जेटिक टीम बनाई थी। ये लोग मेडिसिन की पुरानी बुक्स को डिजिटल ट्यूटोरियल में चेंज करके लर्निंग प्रोडक्ट्स क्रिएट किया करते थे। उनकी टीम इन डिजिटल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए एप्पल आईपॉड यूज करने की सोच रहे थे। कुछ मुश्किलों के बाद मार्क और उनकी टीम को कुछ मोमेंटम मिलना शुरू हुआ। कुछ टाइम बाद ही लोगों ने जब उनके प्रोडक्ट्स लेने शुरू किए तो कंपनी की अर्निंग भी स्टार्ट हो गई। मार्क बेहद खुश था। उसे उम्मीद थी कि 2008 तक वो एक अमीर इंसान बन जाएगा, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जो एकदम अनएक्सपेक्टेड था। 2008 में एप्पल ने अपने आईफोन सॉफ्टवेयर के साथ पब्लिक होने का फैसला किया। उन्होंने दुनिया भर में प्रोग्रामर्स को अपने सीक्रेट सॉफ्टवेयर का एक्सेस दे दिया था। एप्पल चाहता था कि ये प्रोग्रामर्स ऐसी एप्लीकेशन क्रिएट करे जो उनके आईफोन को और भी पॉपुलर बना दे। एप्पल के इस अचानक लिए गए डिसीजन से मार्क कंफ्यूज हो गए थे। अगर वो आईपॉड वाले प्लान के साथ कंटिन्यू करते तो उनकी रेपुटेशन को खतरा था। 2008 में आईफोन का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। मजबूरी में मार्क को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए आईपॉड की जगह आईफोन का यूज करना पड़ा। अपने नए गोल को अचीव करने के लिए मार्क और उनकी टीम को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। इस नए प्लेटफॉर्म के लिए उन्हें नए प्रोडक्ट्स क्रिएट करने पड़े। फिर स्टीव जॉब्स को मार्क का आइडिया पसंद आया तो उन्होंने उन्हें डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया। अपना नया प्रोटोटाइप प्रेजेंट करने के बाद मार्क बेहद डरे हुए थे। अचानक से हुए इस बड़े बदलाव ने उनकी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया था, पर मार्क और उनकी टीम ने हार मानने के बजाय फिर से मेहनत की। उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी ही चेंज कर दी और खूब प्रॉफिट कमाया। जब उन्हें लगा कि मार्केट चेंज हो रहा है तो उन्होंने भी उसी हिसाब से खुद को ढाल लिया और ऐसी प्लानिंग की जिससे चीज़ें एक बार फिर से उनके फेवर में हो गई। इंटेग्रिटी ऑफ कम्युनिकेशन, योर सीक्रेट स्टार्टअप वेपन। पैशन ट्रैप को अवॉइड करने का एक और तरीका है कि आप हर चीज़ को क्लियरली कम्युनिकेट करो। जब हर कोई आपके बिजनेस को लेकर ऑनेस्ट ओपिनियन और फीडबैक देगा तभी आपको कमियां नजर आएंगी और आप उनके सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे। ओपन कम्युनिकेशन आपको अपने कॉम्पिटिटर्स से एक स्टेप आगे रहने में हेल्प करेगा। अपनी कंपनी में ऑनेस्ट कम्युनिकेशन अप्लाई करके आप एक ऐसी टीम बना पाएंगे जो ऑनेस्ट हो, स्मार्ट हो और हमेशा बेटर करने के लिए मोटिवेटेड रहेगी। टीम के मेंबर्स आपस में एक दूसरे को आगे बढ़ने और अपने स्किल्स इंप्रूव करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। एक स्टार्टअप के तौर पर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको कई घंटे काम करना पड़ेगा। अपना टाइम एक मिनट के हिसाब से मैनेज करना होगा और हर डिसीजन काफ़ी सोच समझ कर लेना पड़ेगा। टीम मेंबर्स के बीच कम्युनिकेशन ही वो चीज़ है जो सबको मोटिवेट करती है, चाहे हर कोई कितना ही थका हुआ क्यों ना हो। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन से मतलब है एक क्लियर कॉन्सेप्ट, बेशक वो कितना ही मुश्किल क्यों न हो। इससे पता चलता है कि आप अपने बिजनेस को एक ऑब्जेक्टिव नज़रिए से देखते हैं। आप अच्छी बुरी हर चीज़ कम्युनिकेट करते हैं, जहां हर कोई डिस्कशन कर सकता हो और सबके ओपिनियन मैटर करते हैं। जब इंटेग्रिटी शामिल होती है तो बुरी खबर जैसी कोई चीज़ मायने नहीं रखती।
अगर कुछ बुरा होता भी है तो बेहतर यही होगा कि आप शुरुआत में उस गलती को सुधार ले बजाय इसके कि आप उस गलती को अनदेखा कर आगे बढ़ जाए। जेसी फॉकनर अपने बिजनेस की शुरुआत में हर मंडे अपने टीम मेंबर्स के साथ 5 घंटे मीटिंग करते थे जिसमें बिजनेस से जुड़ी हर चीज डिस्कस की जाती थी। इसमें पिछले हफ्ते को रिव्यू किया जाता था और आने वाले हफ्ते की प्लानिंग की जाती थी। ये मीटिंग्स प्रोग्रेस के पर्पज से रखी जाती थी। टीम आपस में हर चीज ईमानदारी डिस्कस करती थी। टीम मेंबर्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे और एक दूसरे से सीखने की कोशिश करते थे। यहाँ तक कि अगर कभी बहस भी हो जाती थी तो सबको पता था कि ये सब कंपनी की भलाई के लिए ही हो रहा है। इसलिए सब लोग टॉपिक पर खुलकर डिस्कस करते और एक दूसरे की बात सुनने को तैयार रहते थे। हालांकि ये मीटिंग्स काफी हद तक सक्सेसफुल रहा करती थी पर जेसी अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्हें पता था कि ऐसी कई सक्सेसफुल टीम्स फेल हुई है और जेसी नहीं चाहते थे कि उनकी टीम का भी वही हाल हो, इसलिए उन्होंने सैन फ्रांसिस्को से एक कंसल्टेंट को हायर किया। उसका नाम था केन माचा। केन टीम के इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने में एक्सपर्ट था। उसका काम था टीम मेंबर्स को ऐसे क्रिटिकल मुद्दों पर डिस्कशन करने के लिए एनकरेज करना जिन पर आमतौर पर लोग बात करने से बचते थे। ऐसी ही एक मीटिंग के दौरान एक टीम मेंबर डग जो हेड ऑफ ऑपरेशंस था ने अपने और जेसी फॉकनर के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा दिया। उन दिनों जेसी ने एक नई कंपनी लॉन्च की थी जिसका नाम था होमफ्री मॉर्गेज। डग जेसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि उनकी नई कंपनी खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही पर जेसी जिद पर अड़े थे कि कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। डग ने अपनी बात रखते हुए बताया कि नई कंपनी का मैनेजर मार्केट की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। बाकी टीम मेंबर्स भी इस बात से सहमत थे कि नई कंपनी में जितना पैसा खर्च हो रहा है उसके हिसाब से रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा। हालांकि जेसी इस मामले में डिस्कस करने से बच रहे थे क्योंकि ये कंपनी उनका पेट प्रोजेक्ट थी और उन्हें लगता था कि उनकी टीम इस नई कंपनी के प्रेसिडेंट से चिढ़ती है, इसलिए इस मामले को इतना तूल दे रही है। यानी पूरी मीटिंग के दौरान सिर्फ होमफ्री मॉर्गेज पर ही चर्चा होती रही। टीम ने जेसी का ध्यान इस बात की तरफ खींचा कि उनकी नई कंपनी की वजह से हर महीने $2 मिलियन का घाटा हो रहा है। मॉर्गेज मार्केट काफी मंदे में चल रही थी और वही कंपनी का भी हाल था। पूरी डिस्कशन ध्यान से सुनने के बाद जेसी ने डिसाइड किया कि वो उसी दिन मॉर्गेज कंपनी को बंद कर देंगे। बाद में जेसी ने खुद एक्सेप्ट किया कि वो इस कंपनी से सिर्फ इमोशनली अटैच थे, इसलिए वो आज तक मीटिंग से पहले इस मामले को अवॉइड करते आ रहे थे। कई बार जब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उस आइडिया से इतने इमोशनली अटैच हो जाते हो कि आपको फैक्ट्स नज़र नहीं आते या आप उन्हें अवॉइड करने लगते हो। ऐसे में इंटीग्रिटी ऑफ कम्युनिकेशन आपको सच्चाई देखने में और बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। अपनी कंपनी को लेकर आपकी जो भी अच्छी फीलिंग्स है उसे अपनी कंपनी की प्रोग्रेस मत समझो। कई बार फीलिंग गुड का मतलब सिर्फ इतना होता है कि इंसान आंख बंद करके अपने इमोशंस को फॉलो करता रहता है और फैक्ट्स को नज़रअंदाज कर देता है। अगर आपकी टीम इंटीग्रिटी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रही तो आपको भी किसी प्रोफेशनल को हायर करना चाहिए जो आपकी हेल्प कर सके।